नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पत्र तो मैंने पहले ही देख लिया था और मुझे लग रहा था कि उसी वक्त आपके साथ मुखातिब हो जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जरा इस पत्र के मजमून तो हम बता ही देंगे आपको क्या है, लेकिन ये पत्र लिखा क्यों गया। और फिर मैंने अपने सूत्रों सूत्रों से बात करना शुरू किया कि भाई ये चाहते तो वो नहीं भी दे सकते थे, हालांकि देना चाहिए था। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। क्या ये सामान्य सी प्रक्रिया है या कुछ खास है? मैं बात कर रहा हूं पूर्व उपराष्ट्रपति धनकर साहब के बधाई पत्र का। और उन्होंने बधाई पत्र दिया है नए नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को। अब पत्र में थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं, उससे आपको भाषा में खैर ऐसी ही मर्यादा रहनी चाहिए जो उन्होंने लिखा भी है। आदरणीय राधाकृष्णन जी, heartfelt felicitations on your election as the Vice President of Bharat, the world's largest democracy and home to 1/6 of humanity. Your elevation to this august office reflects the trust and confidence by the representatives of our nation. Given your vast experience in public life under your stewardship, the august office would certainly attain greater veneration and glory. On this momentous occasions, my best wishes for your successful tenure and for the service of our great nation. With warm regards, जगदीप धनखड़। ये पत्र है नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के लिए। राधाकृष्णन जी कौन हैं, क्या हैं, इस पर बहुत तफसील से बात हो गई है। उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी से धनखड़ साहब थे, मतलब ओबीसी कम्युनिटी से, लेकिन दक्षिण भारत के कद्दावर नेता हैं। आखिर 50-52 दिन के बाद धनखड़ ने ये चुप्पी क्यों तोड़ी? चाहते तो धनखड़ बधाई पत्र नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कस्टम का निर्वाह किया। कस्टम का कुछ निर्वाह तो और भी नहीं हुआ। जैसे आज तक भारत के इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा और इस तरह से विदाई नहीं हुई। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा पहली बन गई और विदाई एक इतिहास बन गया। कोई फेयरवेल नहीं हुआ उपराष्ट्रपति धनखड़ का। किसी ने इसकी इच्छा भी नहीं जताई। स्वास्थ्य खराब होने की चर्चा की उन्होंने अपने त्याग पत्र में कि मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। देश का कोई नेता, न पक्ष और विपक्ष, किसी के अस्वस्थ होने के बाद उपराष्ट्रपति से मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई। एनडीए की तरफ से वो उम्मीदवार थे। उपराष्ट्रपति हालांकि वो देश के थे, उपराष्ट्रपति वो कांग्रेस के भी हैं, उपराष्ट्रपति वो समाजवादी पार्टी के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, डीएमके के भी हैं। उपराष्ट्रपति वो देश के हैं, लेकिन उम्मीदवार उनको एनडीए ने बनाया था। तो ये पहली जिम्मेदारी थी कि एनडीए के कोई नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे नेता तक, मामूली सांसद तक, कोई तो जाता, कोई तो धनखड़ से पूछते कि आपके स्वास्थ्य कैसे हैं, आप कहां इलाज करवा रहे हैं, किसी खास डॉक्टर की आवश्यकता है, किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, विदेश में इलाज कराने की आवश्यकता है या देश में इलाज कराने की आवश्यकता है।
एलोपैथी में कराने की आवश्यकता है या नेचुरोपैथी में कराने की या आयुर्वेद में या होम्योपैथ में? कोई तो जाता, कोई तो पूछता। किसी की कोई तस्वीर नहीं आई। क्यों नहीं आई? ऐसी कल्पना किसी ने की थी? प्रधानमंत्री जी का ट्वीट जरूर आया, बाकी लोगों का भी संदेश आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले साक्षात्कार में कहा कि अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं कि वो कू कर रहे थे सरकार के खिलाफ। नहीं 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 नहीं, वो तो अस्वस्थ थे, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दिन में वो पूरी तरह से फिट थे, स्वस्थ थे और इम्पीचमेंट के लिए वो अपोजिशन के निवेदन को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन रात में यकायक शाम को 7 बजे अस्वस्थ हो गए और यही फिर नैरेटिव चलने लगा। अस्वस्थता की वजह से हो गया, अस्वस्थता की वजह से हो गया। बाद में हम लोगों ने पर्दा उठाया और ये स्पष्ट किया दुनिया के सामने कि उपराष्ट्रपति धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। ये स्पष्ट था। अब कहा गया या नहीं कहा गया? कहा गया। कहा गया सरकार की तरफ से कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो ये भी परंपरा के बिल्कुल अलग हुआ। कोई विदाई समारोह नहीं हुई, न तो कोई धनखड़ से मिलने के लिए गए, ना ही धनखड़ ने किसी से मुलाकात की। धनखड़ ने भी अपना सब कुछ इनकम्युनिकाडो हो गए, पूरी तरह से अपने साथियों से कट गए, अपने लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं धनखड़। हर जगह धनखड़ पूरी तरह से कैमरे से बाहर है। मतलब कैमरा का कोई फ्रेम धनखड़ तक नहीं पहुंच रहा है। तो धनखड़ खुद को काट लिए। धनखड़ के लिए जो सामान्य परंपरा है, सामान्य शिष्टाचार है, वो भी फॉलो नहीं किया गया। सामान्य शिष्टाचार क्या है कि कोई एक तारीख मुकर्रर होती, कोई एक समय मुकर्रर होता जब धनखड़ साहब को फेयरवेल दिया जाता और उसमें सभी सांसद उसमें शामिल होते, राष्ट्रपति भी शामिल होते, प्रधानमंत्री भी शामिल होते, कैबिनेट कलीग शामिल होते और तमाम सांसद शामिल होते। लेकिन धनखड़ साहब के लिए ऐसी कोई समारोह की व्यवस्था नहीं की गई। चुपके से धनखड़ साहब चले गए अपने मित्र के फार्म हाउस में और जिस पर मैंने आपको बताया है कि सबसे करप्ट जिन जो सजा याफ्ता हैं, करप्शन के चार्ज में सजा याफ्ता हैं, सजा काट चुके हैं वो, उनके पुत्र के निवास पर चले गए। उनमें उनको हीरो दिखा, उनके घर में वो चले गए, लेकिन जुडिशरी में करप्शन हो रहा है उस पर वो बोल रहे थे। बोलना भी चाहिए, बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए कि जुडिशरी में जिस प्रकार के करप्शन है, इस पर मैं उनके इस बात से सहमत हूं। लेकिन उनको इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोलने की क्या आवश्यकता थी? वो उपराष्ट्रपति हैं। वो चाहते तो प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से घर बुला करके या उनके पास जाकर के बैठते और कहते कि जुडिशरी में बड़ा करप्शन हो रहा है, इस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। वो चाहते तो मुलाकात कर सकते थे चीफ जस्टिस से। उनको कह सकते थे कि ये संदेश बहुत गलत जा रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात वो क्लोज डोर में कर सकते थे अपने नेताओं के साथ। प्रधानमंत्री को कह सकते थे, चीफ जस्टिस को कह सकते थे। लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने जो कहना शुरू किया, ये जब आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो साथ ही साथ एक एक इनहेरिटेड वैल्यू को भी आप अपने साथ जोड़ लेते हैं और वो वैल्यू है कि आप एक पद पर आसीन हैं, उस पद की एक गरिमा है। और जब आप ही ये कह रहे हैं कि पूरा जुडिशरी खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि सामान्य जनता जुडिशरी में भरोसा करना छोड़ देगा। आपको क्या चाहिए था कि आप बिना इसको सार्वजनिक रूप से बोले हुए सामान्य जनता के लिए जो लाभकर होता, वो ये होता कि जुडिशरी को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जितनी कोशिशें की जानी चाहिए थी, वो आप
अंडर क्लोज डोर करते और उसका रिजल्ट लोगों को दिखता, तो बोलने की आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। जुडिशरी पर बोल करके आप न सिर्फ जुडिशियल पूरी व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को जनता की निगाह में अविश्वसनीय बना रहे थे, बल्कि आप एक तरह से कह रहे थे कि अभी मोदी का शासनकाल है, उसमें देखिए जुडिशरी क्या कर रहा है। हालांकि दोनों स्वतंत्र है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप कोई मामूली सांसद नहीं थे। आप देश के कॉन्स्टिट्यूशनली सेकंड इन कमांड हैं, उपराष्ट्रपति हैं। संवैधानिक पद में उपराष्ट्रपति का दर्जा दूसरा होता है, और उपराष्ट्रपति सीधा मोर्चा खोल दिया है जुडिशरी के खिलाफ, एज इफ कि आप एक्टिविस्ट हो गए। तो एक्टिविज्म की अपेक्षा कुछ मर्यादाएं होती हैं, शासन चलाने की कुछ मर्यादाएं होती हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जुडिशरी ने अपनी साख गंवा दी, जुडिशरी पूरी तरह से अपनी साख को ध्वस्त कर चुकी है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह बात क्यूबाई बोल सकता है, मैं बोल सकता हूं, देश के आम लोग बोल सकते हैं, मीडिया बोल सकती है, जनता बोल सकती है। आपको थोड़ा सा नाप के तौल के बोलना, आप भी बोलिए, कहां बोलिए और कितना बोलिए, जितने से ये काम हो जाए और जुडिशरी ट्रांसपेरेंट हो जाए, जुडिशरी अकाउंटेबल हो जाए और उसका लाभ आम जनता को मिलना प्रारंभ हो जाए। यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपका उद्देश्य खुद का स्कोर सेट करना नहीं होना चाहिए, खुद की ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए। और आपके ब्रांडिंग में देखिए, आपके कथनी और करनी में कितना मेल है। ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला के निवास पे आप जाकर के रह रहे हैं और आप कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला से आपके पुराने संबंध हैं। क्यों? ओम प्रकाश चौटाला के जो पिताजी थे देवीलाल, वो देवीलाल जी जो हैं, उन्होंने आपको राजनीति में लाया था। यह है कहानी कि चौधरी देवीलाल जी के सानिध्य से आप आगे बढ़े थे, तो वो रिश्ता निभा रहे हैं। उनके पुत्र सजा काट के आ चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, आप उनके यहां जाकर के शरण ले रहे हैं, उनके यहां जाकर के रह रहे हैं। धनखड़ साहब, आपकी कथनी और करनी में साफ बेमेल है। मैं वो भाषण सुन रहा था जिसमें देश के कृषि मंत्री राज्यसभा में ही बयान दे रहे थे और रणदीप सुरजेवाला के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, और उस प्रश्नोत्तर में राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कृषि मंत्री को सुन रहे थे कि भारत सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, और उस पर ये हामी भी भर रहे थे। एमएसपी के बारे में कृषि मंत्री समझा रहे थे कि अगर किसानों को बाजार में अधिक मूल्य मिलता है तो वो एमएसपी पर बेचने से बचता है, और अगर एमएसपी पर खरीद अधिक नहीं हो रही है तो ये मान के चलिए कि किसान अपना प्रोडक्ट एमएसपी पे नहीं बेचना चाहता है, क्योंकि उससे अधिक भाव में माल बिक रहा है बाजार में। जिन जिन प्रोडक्ट का एमएसपी पे सरकार खरीदती है उसके बारे में शिवराज सिंह ये बयान दे रहे थे। फिर भी एमएसपी पे खरीद का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, और ये खुद को किसान नेता कहते हैं, किसान किसान पुत्र कहते हैं। इनके सामने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का भाषण था शिवराज सिंह चौहान का, और सारे बिंदुओं पर शिवराज सिंह चौहान की बात से ये लगभग सहमत थे। पार्लियामेंट की बात में कह रहा हूं। लेकिन एक सार्वजनिक सभा में जहां शिवराज सिंह मौजूद हैं मंच पे, वहां पे इन्होंने अपने ही कृषि मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह बात मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं आज इसका जिक्र कर रहा हूं। अपने ही कृषि मंत्री को धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, बीइंग द सेकंड हेड ऑफ द स्टेट, मैं आपसे यह डिमांड करता हूं कि आप इन कामों को कीजिए और एक व्हाइट पेपर दीजिए, जारी कीजिए किसानों के हालात पे। और ये मैं राष्ट्र के दूसरे सबसे मजबूत पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा हूं। ये बयान दे रहे हैं धनखड़,
और ये सार्वजनिक सभा का बयान है। सामने जनता बैठी है, जनता जनार्दन बैठी है, मंच पर कृषि मंत्री बैठे हैं और कृषि मंत्री को धमकी भरे अंदाज में धनखड़ साहब ये बयान दे रहे हैं। मैं जिक्र क्यों किया? क्योंकि उसी पार्लियामेंट में, इन्हीं के राज्यसभा में कृषि मंत्री बयान देते हैं, 45 मिनट तक भाषण देते हैं कि किसानों के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है या एनडीए की सरकार क्या कर रही है, ये बतला रहे हैं कृषि मंत्री। और सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, एक बार भी वो काउंटर नहीं करते हैं। और जब वो काउंटर करते हैं तो उनको कृषि मंत्री संतुष्ट करते हैं, राज्यसभा में संतुष्ट, लेकिन जनता जनार्दन के बीच में उनको ये धमकी देते हैं कि किसानों की हालत ठीक नहीं है और बदतर हो गई है किसानों की हालत। और आप व्हाइट पेपर लाइए, आप क्या कर रहे हैं किसानों के लिए ये बताइए, और वो भी कैसे अंदाज में। अंदाज देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली सेकंड इन कमांड हूं भारत में, और उस हैसियत से मैं आपको ये कह रहा हूं। ऐसे हैं माननीय धनखड़ साहब। तो धनखड़ साहब क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हुआ क्या, मैं ये जिक्र क्यों किया? मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं मित्रों, इस पत्र लिखने के बाद वो जो प्लानिंग थी बड़ी, वो चौपट हो गई। इनको दिखाई ये पड़ रहा था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें क्रॉस वोटिंग होगी और इनके फार्म हाउस पे रोज लोगों का जमावड़ा लग रहा था और वो सब इनको बताते थे कि साहब क्रॉस वोटिंग होने वाली है, और अगर 25-30 भी क्रॉस वोटिंग हो गई तो हमारा जो किसान आंदोलन का जो अगला पड़ाव है रोहतक में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नेपाल जैसी बात दोहराई जाने की जो उसका अगला कदम हो सकता है, वो हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए धनखड़ साहब 9 सितंबर का इंतजार कर रहे थे। ठकुर सुहाती करने वाले इधर के इंडी अलायंस के लोग इनके पास पहुंचते थे और इनको बताते थे कि हाँ हाँ एकदम बात हो गई है, बात हो गई है, ऑपरेशन 37, ऑपरेशन 34, बीजेपी के इतने सांसद हैं और सबका आंकड़ा जोड़ करके 350-400 पहुंचा रहे थे। धनखड़ साहब मनी मन खुश हो रहे थे कि अगर 9 सितंबर को क्रॉस वोटिंग हो गई और 25 से 50 सांसद भी उनका जो 424 का आंकड़ा है उससे नीचे आ गया, तब हम बल्ले बल्ले कर देंगे, तब हम उनको दिखा देंगे कि तुमने जो मुझसे इस्तीफा लिया है मैं तुम्हें बता दूंगा। 9 सितंबर की संध्या का इंतजार कर रहे थे धनखड़ साहब। अब मैंने आपको बताया था ना कि उस फार्म हाउस में पूरी प्लानिंग हो रही थी, कवायद चल रही थी। हालांकि धनखड़ साहब को मालूम था कि ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, नहीं होगा, लेकिन ठकुर सुहाती करने वाले लोग, सोशल मीडिया पर रोज कमेंट लिखने वाले लोग कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है, मोदी को एकदम से हटाओ, यही मौका है। जैसे ही 25, अरे छोड़ो, 100 सांसद का वोट से आगे है, छोड़ो 100 सांसद पर दिमाग मत लगाओ, 25-30 पर लगा दो, 25-30 क्रॉस वोटिंग करवा लो, उसके बाद माहौल बना देंगे देश में कि मोदी ने विश्वास खो दिया है, अमित शाह ने विश्वास खो दिया है और मोदी सरकार के ऊपर विश्वास खत्म हो गया और बीजेपी को 240 आ गया था, अब उसमें से 25 माइनस कर लीजिए तो 200 के आसपास, 220 के आसपास पहुंच गया है, 215 के आसपास बीजेपी पहुंच गई, या बीजेपी अल्पमत में है, एनडीए अल्पमत में है। इस सरकार को जाना चाहिए और माहौल फिर रोहतक की रैली हो जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैली हो जाएगी। और उसकी तैयारी शुरू हो गई कि जयंत चौधरी ने कह दिया, उसने कह दिया, टिकैत ने कह दिया है, जाट गुस्से में है, मलिक साहब की बेटी जो है उन्होंने कमान थाम लिया है। ये सारा षड्यंत्र चलना शुरू हो गया, लेकिन धनखड़ साहब मौन धारण किए हुए थे। धनखड़ साहब को मालूम था, क्योंकि वो कुछ दिन उन्होंने बीजेपी में गुजारा है, बीजेपी में गुजारा है तो कुछ दिन समझिए कि गुजरात में भी गुजारा है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो वही हो गया। तो धनखड़ साहब को मालूम था कि बीजेपी एक कैडर वाली पार्टी है,
अगर उसके पास 240 लोकसभा में है और राज्यसभा में जो सीट है, उसमें से तो एक भी हिलेगा नहीं। रही बात एनडीए की, तो साहब ये अमित शाह और मोदी की जो फ्लोर मैनेजमेंट है, वो अद्भुत है। वो फ्लोर पर किसी और को टिकने नहीं देता है। ये फ्लोर का मैनेजमेंट तो जबरदस्त है। और वही हुआ मित्रों, अमित शाह ने और मोदी ने 10-10 सांसदों के पीछे एक सांसद को लगाया और कहा कि इन 10 सांसदों को अपने घर पे चाय पिलाना है, नाश्ता कराना है, खाना खिलाना है, उनको वोट करवाना है, वोट करवा करके गाड़ी की व्यवस्था करनी है, फिर नाश्ता चाय करा करके उनको सी ऑफ करना है। ऐसे होता है फ्लोर मैनेजमेंट। इनका कुछ अता पता ही नहीं है। एक दिन आए, डिनर हो गया और उसके बाद राहुल गांधी मलेशिया में, ये वहां, मतलब अजब तरह की बात। राहुल गांधी मलेशिया में वहां से आए तो आकर के गुपचुप वोटिंग दे दिए। कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस यही कि सोशल मीडिया पर माहौल बना दो कि 9 सितंबर को मोदी मोदी की सरकार गई, 10 सितंबर को मोदी इस्तीफा दे देगा। मतलब सोशल मीडिया के कैंपेन पर अगर आप चलते तो 10 सितंबर को मोदी इस्तीफा दे दिए होते, कल उनका इस्तीफा हो गया होता। ये पूरी प्लानिंग चल गई, सब हो गया। धनखड़ को लेकिन मालूम था, धनखड़ जी को मालूम था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धनखड़ जी को यह शंका नहीं थी कि ये मामला 452 हो जाएगा। शंका थी, एक आध दो आगे जाता, 424 से 430 तक पहुंच जाता, लेकिन ये मामला 452 चला जाएगा। जो लोग इनको संतुष्ट कर रहे थे कि 25-30 उनका आंकड़ा कम होगा, 424 से आंकड़ा घट के आ जाएगा 415 के ऊपर, क्रॉस वोटिंग होगी, हमारे फेवर में होगी, और हमारा आंकड़ा 323 का है, तो ये 323 का आंकड़ा चला जाएगा 350 के ऊपर। इतने में तो हम लोग माहौल बना देंगे, हारेंगे फिर भी चुनाव, लेकिन हम माहौल बनाने की बात कह रहे हैं। माहौल बनाना है, अगले 6 महीने में मोदी को हटाना है ना, इसका टारगेट है कि अगले 6 महीने में मोदी को हटा देना है, ऐसा माहौल बना देना है, नेपाल जैसा माहौल कर देना है। और जाट गुस्से में है, ये नारा दे देना है। कोई जाट गुस्से में नहीं है, हर जाट समझ रहा है कि धनखड़ साहब क्या हैं और वो मलिक साहब क्या थे। हर जाट समझ रहा है, इनका इनका आटा दाल का भाव एक एक जाट को मालूम है, तो जाट इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इन्होंने तैयारी कर ली थी, मोदी को हटाओ। तो संध्या 7:25 में और 7:30 बजे 9 तारीख को रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और 452 मतों से पार पार अहेड जीत दर्ज की राधाकृष्णन जी ने। अब इनकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो गई। साहब ये मुमकिन नहीं है, ये तो गलती से 240 हो गया था लोकसभा में, लेकिन उसके बाद मोदी का परफॉर्मेंस लगातार हो रहा है। जैसे शेर अपने शिकार के लिए 2 कदम पीछे हटता है, तो 240 में 2 कदम पीछे हटा जरूर, लेकिन हरियाणा जीता थंपिंग मेजोरिटी से, महाराष्ट्र जीता थंपिंग मेजोरिटी से, इतिहास बना दिया। और उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव भी जीत लिया, जिसमें की पूरी संभावना थी, जिसमें एकदम सब कुछ। यहां तो वोट चोरी का भी नहीं खेल है, यहां तो वोट चोरी का भी आरोप नहीं लगा सकते, यहां तो सबको मिल जाना था, मिला लेते। मोदी से विरोध है पूरा, आप तो कह रहे थे कि मोदी के सबसे ज्यादा विरोधी बीजेपी में है, सबसे ज्यादा विरोधी। सारे पत्रकार जो बड़े बड़े पत्रकार, पंडित पत्रकार हैं, उनको पूछिए तो वो सारे लोग दिल्ली के पावर गैलरी में कहेंगे मोदी का सबसे बड़ा विरोध तो बीजेपी के अंदर है। तो बीजेपी के अंदर है तो उनमें रीढ़ क्यों नहीं है, उन नेताओं में रीढ़ क्यों नहीं है मोदी का विरोध करने का? कौन रोक रहा है उनको? अगर विरोधी ही बीजेपी में है तो वो विरोध करके सड़क पर आ जाएं। सड़क पे आ नहीं रहे हैं, वो विरोध कर नहीं रहे हैं। अब इनको परेशानी है कि सब डरा देता है। जब ये कहानी शुरू हुई, अब देखिए कहानी, बीजू जनता दल के सभी सांसदों ने एब्सटेन किया, बोला हम भाग नहीं लेंगे। केसीआर के सांसद ने समर्थन दे दिया, जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर का बेटा समर्थन दे दिया। तो जब केसीआर ने समर्थन दे दिया, बीजू जनता दल एब्सटेन कर गया और
जगनमोहन रेड्डी ने समर्थन दे दिया तो कहना शुरू किया कि सबको सीबीआई भेज दिया, ईडी भेज दिया, फोन कर दिया। अमित शाह ने फोन किया कि कल सीबीआई पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी, परसों पहुंच जाएगी। क्या चाहते हो तुम, समर्थन दोगे या ईडी को झेलोगे? इस डर से हो गया। ये सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गया। हंसी तो आपको तब आएगी मित्रों, जब एक फोटोग्राफ जरा निकालिए नितिन गडकरी और खड़गे साहब का, जरा वो दिखा ही दीजिए। विचार आ गया तो उसको दिखाना बहुत जरूरी है। वोटिंग के दौरान नितिन गडकरी और खड़गे साहब हाथ हाथ पकड़ के चल रहे थे साथ में। अरे भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों वहां पहुंचे हैं, हाथ पकड़ लिया। सोशल मीडिया पे इस मुलाकात को, इस हाथ पकड़ने को कह दिया कि गडकरी और खड़गे ने हाथ मिला लिया मोदी के खिलाफ। मैंने इतनी बेजा, इट्स लो लेवल पे आकर के इस तरह का वो आकलन करते हैं, इस तरह का वो कि मजाक बनाते हैं अपने एनालिसिस का, पॉलिटिकल एनालिसिस का, पॉलिटिकल विजडम का, कुछ भी चला दो। अरे भाई, गडकरी इस जन्म में मोदी के खिलाफ आप कितना भी कह दें कि गडकरी मोदी के खिलाफ है, मोदी गडकरी के खिलाफ है, कह दें, आप कहते रहें, कभी गडकरी, कभी, इस जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, वो अपनी पार्टी से दगाबाजी नहीं कर सकते। मतभेद, मतांतर होते हैं। क्या मतांतर है भाई? वो लगातार 11 वर्ष से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लगातार। पहले अभी शुरू कैंपेन चलाया था लास्ट चुनाव में 2024 में, गडकरी को टिकट नहीं मिलेगा, गडकरी को पार्लियामेंट्री कमेटी से बाहर किया, सीसीएस से बाहर किया। वो ठीक है, मत भिन्नता है, किसी और को जगह मिल गई है, लेकिन गडकरी को टिकट नहीं देगा, इस पर भी प्लानिंग हो रही, टिकट नहीं देगा। अरे ये मोदी सोच नहीं सकते हैं गडकरी को टिकट नहीं देने की बात, सोच भी नहीं सकते। उनको मालूम है गडकरी के बारे में कि गडकरी को अगर टिकट नहीं देंगे तो गडकरी एक ऐसा शख्स है जो अपने बल पर नागपुर से ज्यादा वोटों से जीत के आएगा अगर बीजेपी नहीं देगी टिकट तो। ये इनको सबको मालूम था। तो क्या मोदी इतने पॉलिटिकली इमेच्योर हैं? मोदी ऐसा काम कर सकते हैं? अरे मतभेद होना, मत भिन्नता होना दुश्मनी नहीं है। एक पार्टी में हो सकता है कि मत भिन्नता हो, और होना भी चाहिए। भाई, सब अगर एक ही साथ चलने लगेंगे तो कैसे सही और गलत का कैसे भान कराएंगे? कभी मोदी उनको गलत का भान कराएंगे, कभी गडकरी उनको गलत का भान कराएंगे। राजनीतिक परिवार है, एक पार्टी में है, तो दोनों के बीच में मतभेद हो भी सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, मैं कई बार ये देखता हूं, और खास तौर से मैं उनको भी ये सलाह देता हूं जो खास तौर से भक्त बन जाते हैं, वो राजनीतिक चेतना के परे चले जाते हैं और वो ये गलती कर बैठते हैं कि उनके दोनों के बीच की बात को कि नहीं नहीं, अब तो गडकरी गडकरी को ऐसे किनारे लगा देगा मोदी। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का बयान मत दीजिए जो आपको लोग भक्त की श्रेणी में गिनने लगे। शुद्ध पॉलिटिकल एनालिसिस तो कीजिए। मोदी गडकरी के स्ट्रेंथ को जानते हैं, गडकरी मोदी के स्ट्रेंथ को जानते हैं। गडकरी ये जानते हैं कि मोदी इस देश में सबसे पॉपुलर नेता हैं। 11 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही है। ये गडकरी नहीं जानते हैं, मैं और आप जानते हैं, गडकरी नहीं जानते हैं। तो कह देंगे नहीं, गडकरी ने तो भाषण में कह दिया कि वो तो धूर्त बना रहे। अरे भाई, कोई मॉरल कोई भाषण कहीं कहीं पर दे नहीं। ये बात सही नहीं है क्या कि नेता झूठ बोलते हैं? इसका मतलब क्या मोदी के बारे में वो बोल रहे हैं? वो खुद के भी बारे में बोल रहे हैं कि हमें भी झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें? आश्वासन देना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं। वो खुद भी बोलते हैं ये बात कि क्या करें यार, कैसे करें? सबका काम तो हो नहीं सकता है, सबका काम पूरा नहीं हो सकता है, तो कई बार हमको आश्वासन देना पड़ता है। आश्वासन भी नहीं देंगे तो हम क्या दे सकते हैं अपनी जनता को? कई बार सबको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं 100%, कोशिश करते हैं संतुष्ट करने की अपनी तरफ से। तो नेता को झूठ बोलना साहब, ये उसका आप समझिए कि इनर वैल्यू सिस्टम बन गया है। इसलिए उनके झूठ को आप दिल पर मत लिया कीजिए। नेता की मजबूरी है, झूठ बोलेगा ही बोलेगा।
मोदी भी बोलेंगे, नितिन भी बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। लेकिन वो झूठ, ये देखिए कि क्या शुद्ध अपने लाभ के लिए बोल रहे हैं या बृहत्तर लाभ के लिए उनको कुछ झूठ बोलना पड़ रहा है। ये आकलन करना हमारा और आपका काम है। नहीं, मोदी जो है, मोदी के खिलाफ गडकरी ने मोर्चा खोल दिया। टिकट काट रहे थे लोग पिछले लोकसभा चुनाव में, ना टिकट कटा, वो जीत करके आए। मंत्रालय तो नहीं मिलेगा, मंत्रालय भी मिला, वही मंत्रालय मिला, अनवरत काम कर रहे हैं। अब ये हुआ कि नहीं, अब तो 76 के हो गए हैं और संघ और गडकरी ने हाथ मिला लिया। कहीं कुछ नहीं। संघ ने कोई बयान दिया कि 76 के होने पर, वो एक मजाक था, संघ ने फिर उसका आकर के सार्वजनिक रूप से कहा है संघ ने यू टर्न ले लिया। अरे उस बयान का कोई महत्व नहीं था। संघ को मालूम है कि मोदी का अभी कोई विकल्प नहीं है उनके पास, उनको तैयार करना पड़ेगा विकल्प। और जिस दिन विकल्प तैयार होगा, मोदी स्वयं अपना रास्ता उन्हें देंगे। ये पार्टी का संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी मैं कहता हूं कि फिर भी कुछ पावर स्ट्रगल्स होते रहते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पंडित है ना, वो पार्टी, उसके संस्कार, उसके संगठन, उसकी विचारधारा, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उनके गलत निर्णय हो रहे हैं, गलत आकलन हो रहे हैं। तो न तो मोदी और गडकरी में हो सकता है मतांतर हो, मतभेद भी हो, लेकिन वो मतांतर और मतभेद इतना नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल करके इंडी अलायंस के उम्मीदवार को गडकरी जाकर के वोट दे दें और अपने ही नहीं 25-30 एमपी को भी साथ में रख लें और यहां से फिर फार्म हाउस पर रणनीति बनने लगे। तो ये सब ढाक के तीन पात हो गए। 452 वोट से राधाकृष्णन थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, और उसके बाद कांग्रेस के जयराम रमेश साहब क्या कह रहे हैं, नैतिक जीत हो गई। मेरी ये राजनीतिक हार है लेकिन नैतिक जीत है। अरे कौन सी नैतिकता? आपकी नैतिक हार भी हुई और राजनीतिक हार भी हुई। आपने एक चीफ जस्टिस को उतार करके अपनी नैतिकता का परिचय दे दिया। जो अब तक आप बोल रहे थे, और ये काम जो बहरुल इस्लाम के जमाने से हो रहा है, कांग्रेस करती आ रही है, वही काम आपने फिर किया। एक चीफ जस्टिस को, वो उनको दूर रहना चाहिए, उनको मालूम था रिजल्ट, उनको दूर रहना चाहिए। 2 दिन के नाम के लिए आप आ गए, उनको कम से कम दूर रहना चाहिए। आपने क्या किया? आपने उनको उम्मीदवार बना करके फिर साबित कर दिया कि वो कोई न्यूट्रल नहीं है। और ये बात जब रंजन गोगोई को बनाया गया था तब भी हुई थी बात। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहा हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि अगर कोई बनना चाह रहे हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है, वी सुदर्शन रेड्डी, लेकिन यहां पर चयन और भी हो सकता था। वहां डायरेक्ट आप उनको कुछ दे सकते थे। आपको मालूम है उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी। हाँ, तो अनैतिक हार है इंडी अलायंस की ये, जिसे वो नैतिकता का जामा पहना रहे हैं। संपूर्ण रूप से अनैतिक और राजनीतिक दोनों हार हुई और ये उनकी अदूरदर्शिता की वजह से हुई है। आज वी सुदर्शन रेड्डी की जगह कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जिसकी छवि बहुत अच्छी हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में भी, उनको लाया जा सकता था, उनको बनाया जा सकता था, नहीं बनाया। तो ये तो अनैतिक हार वो खुद कर रहे हैं और लोगों पर चस्पा कर रहे हैं, ये मेरी नैतिक जीत है। खैर, जो भी हो, जो पूरी प्लानिंग थी वो संध्या 9 सितंबर 7:30 आते आते प्लानिंग धरी की धरी रह गई। प्लानिंग पूरी चौपट हो गई। मोदी फिर एक बार बेताज बादशाह साबित हो गए। और ये जो अभी नेपाल और फ्रांस ये सब जो चल रहा है, भारत में दूर दूर तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कोशिश हालांकि वो करेंगे। तो पहली प्लानिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लानिंग भी साथ में शामिल थी। खत्म कर दिया मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।